हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं अभी तक आने वाली आपको सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप ये जो पीछे मैंने इतनी सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई हैं इंग्लिश की, अगर आप ये एक बार देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप बहुत इजीली पेपर को क्रैक कर लेंगे। जो मोस्ट ऑफ द डाटा है वो इन्हीं पैटर्न पे और ऐसे ही उस पर आता है। ठीक है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी सर आपके करवा ही रहे हैं, प्रतीक सर कुछ ना कुछ आपको मॉडल आपके जो ये अनअकैडमी पे करवा रहे हैं, प्लस आपको इस पे भी करवा रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो फिजिक्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने शुरू हो गए हैं, तो आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है और अच्छे स्टफ से मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी चीज़ जो है नकली चूज़ कर रखी है और नकली घी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं 600 रुपये में, ऐसा नहीं है। और फ्री ही प्रोवाइड कर रहे हैं यार, और अच्छा और ताज़ा और फ्रेश घी प्रोवाइड कर रहे हैं हम आप लोगों को, है ना। तो ठीक है, इस पूरे घी का फ़ायदा उठाइए, ताज़ा हो जाइए, फिट हो जाइए, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो मेन मोटिव था वो बता दिया मैंने आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट कर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, आपको क्या पढ़ना है, आपके क्या खुद के क्या पर्सनल चॉइसेस हैं। ओके, तीसरा, हमें जो आपने नोटिफिकेशन बेल अगर नहीं दबाई है तो उसे दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो डे टू डे की नोटिफिकेशन है, जो भी चीज़ें नहीं आती हैं उसे वो आपको मिलती रहें। ठीक है, गुरुदेव ही से हटाइए। चलिए चलो शुरू करते हैं। हमारी स्टूडियो में मस्तियों से भरा हुआ पल, जैसे आप लोग भाई, अगर हम लोग सिर्फ पढ़ाने में ध्यान रखें और मस्तियाँ ना करें तो पता नहीं हमारा दिन भी कैसे कटेगा। नहीं, चलिए, अब ये क्या है, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दिख तो रहे हैं, लेकिन ये एक मैंने पेपर बनाया जो मिक्सअप है, कुछ चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें वही है जो पुराने पीछे उठी हुई हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे, पुराने पेपर्स पे हम लोग फोकस करेंगे और देखते हैं कि हम इनमें से कितने सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, 5-6 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला इडियम और फ्रेजेस आपको स्टेज उस पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, अ बॉन ऑफ कंटेंशन क्या है? अ बॉन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एन अनवेलकम इंट्रूडर या अ हेल्पफुल पर्सन। क्या होगा? बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब होता है? बोन यानी हड्डी, कंटेंशन माने देखो क्या होता है, इसका मतलब बता दिया तो आपको पता चली जाएगा। बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब होता है? दो कुत्ते अगर आपस में एक हड्डी के पर लड़ रहे हैं तो उससे क्या मतलब निकाल सकते हो आप? अब बोन ऑफ कंटेंशन से क्या मतलब निकाल सकते हो? ए वाला ऑप्शन सही नहीं है क्या? बोन ऑफ कंटेंशन होता है लड़ाई का कारण। क्या है? लड़ाई का कारण। ठीक है, किसी भी आर्गुमेंट का कारण, किसी भी आर्गुमेंट का क्या? रीजन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन। उसको आप क्या बोलते हैं? बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मीन समथिंग दैट पीपल डिसएग्री और आर्ग्यू अबाउट, जिससे लोग एक दूसरे से डिसएग्री होते हैं, एग्री नहीं करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे? झगड़ा करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वहां ऑप्शन क्या सही था? ए वहां पर बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट पर, अ ग्रीन हॉर्न। क्या है? अ ग्रीन हॉर्न, ये कई बार हमने किया हुआ है, आज फिर ये आपके पास आया हुआ है। एन इनसिक्योर स्कीम, एन इनएक्सपीरियंस मैन, डिफिकल्ट टास्क या फ्रेंडली फीलिंग। क्या होगा? ग्रीन हॉर्न का क्या मतलब होता है? ग्रीन लालटेन आपने देखा होगा, एक मूवी थी ग्रीन लालटन, ग्रीन लैंटर्न, वैसे ही ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न से क्या मतलब है? ग्रीन हॉर्न से क्या मतलब है? एन इनएक्सपीरियंस मैन होगा क्या? एन एक्सपीरियंस मैन, बिल्कुल, जिसको एक्सपीरियंस कम हो। एमेच्योर, कैसा बंदा? एमेच्योर। कैसा बंदा? एमेच्योर। एमेच्योर की खासियत क्या थी? इसको लेस एक्सपीरियंस था। क्या था मेरे बच्चे? लेस एक्सपीरियंस था ना, लेस एक्सपीरियंस, नॉट मच नॉलेजेबल। हो जाएगा। चलो थर्ड पे, बेड ऑफ रोजेस। थर्ड क्या है? बेड ऑफ रोजेस। हम कहते हैं ना कि हमारे मेरे बेड पे तो कमल गिरे हुए हैं, मेरे बेड पे तो कमल बिछे हुए हैं। हाँ, मैं तो भैया कांटों के बेड पे सोता हूँ। अच्छा, मैं तो गुलदस्ते में तो फूल के बेड पे सोता हूँ, मेरे बेड पे तो कमल है। बताओ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या बनेगा? बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब बनेगा? बी वेरी डिफरेंट, स्मूथ बेड, अ प्लीजेंट सिचुएशन या टू विन। सीधा सा बात है। रोजेस किस लिए है? रोजेस का इस्तेमाल किस लिए जाता है? एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। रोजेस का मतलब किस लिए होता है? रोजेस का मतलब होता है कंफर्ट शो करने के लिए। कैसा जोन शो करने के लिए? कंफर्ट जोन शो करने के लिए, है ना। तो अब बनाओ, इससे क्या बनेगा? ऐसी सिचुएशन जो आपको खुशी दे, यानी प्लेजेंट सिचुएशन। सी क्या है? ऐसी सिचुएशन जो आपको क्या दे? खुशी दे। क्या दे मेरे बच्चे? खुशी दे, यानी ऐसी सिचुएशन
ऐसी अवस्था जो खुशी दे, दैट इज कॉल्ड बेड ऑफ रोजेस, है ना भाई। बेड ऑफ हॉर्न्स, थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स क्या होता है? बेड ऑफ थॉर्न्स क्या होता है? जो आप जो बेड ऑफ थॉर्न्स बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिफिकल्टीज। वैसे ही अगर हमने बोला बेड ऑफ रोजेस तो सुटेबिलिटी, सिंपल, स्मूथ, है ना। फील ब्लू, फील ब्लू, ग्लूमी, क्वेरलिंग, एबोलिशिंग, रिलक्टेंट। आप ब्लू सा महसूस करते हैं क्या? कब महसूस करते हैं ब्लू ब्लू? जब आप क्या कर लेते हैं, ब्लू ब्लू पानी पानी पी लेते हैं। आज पानी ब्लू 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 है, और क्या था? सन है ब्लू ब्लू ब्लू, पता नहीं क्या था। फील ब्लू, ग्लूमी, क्वेरलिंग, एबोलिशिंग या रिलक्टेंट, क्या होगा? फील ब्लू का मतलब क्या होगा? आप लोग, यू आर फीलिंग वेरी ब्लू, यू आर फीलिंग वेरी ब्लू, तो इसका मतलब क्या निकला? ग्लूमी, क्वेरलिंग, एबोलिशिंग, रिलक्टेंट। आपको चक्कर आते हैं? अब सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा मैं आपको, पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फील ब्लू का मतलब होता है डिप्रेस्ड और सैड, सो ग्लूमी इज द राइट वर्ड फॉर फीलिंग। देखो, आप शिप पे जाते हो, शिप पे, शिप पे कईयों को पानी का डर होता है। तो जैसे ही शिप पानी पर चलने लगता है, यानी कहने का मतलब जब वो कुछ डिस्टेंस पे चला जाता है तो उनको उल्टियां आने लग जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं वो। और चलो ये तो शिप की एग्जांपल हुई। अगर मैं बात करूं कार पे, कई लोगों को कार में बैठने के बाद वॉमिटिंग का नहीं हो जाता, उनका मूड हो जाता है वॉमिटिंग का। उनका जी जो होता है, उनका जो मन जो होता है, वो थोड़ा सा बाउंस मारने लगता है, जंप मारने लगता है। उसकी वजह से दे स्टार्टेड वॉमिटिंग, दे स्टार्टेड वॉमिटिंग। उसका मतलब होता है फील ब्लू, यानी यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर नॉट फीलिंग वेल, you are feeling very depressed, very low, not good। आगे समझ में, है ना? ये समझ में आ जाएगा आपको। चले पांचवे पे चलिए। हैव वंस हैंड्स फुल, हैव वंस हैंड्स फुल, दो अपने हाथों को भर के रखना, अपने हाथों को भर के रखना। कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें लेना। टू ईट अ लॉट, बहुत ज्यादा खाना। टू बी वेरी बिजी, बहुत ज्यादा बिजी होना, या नन ऑफ द, कोई भी नहीं। कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू ईट अ लॉट, टू बी वेरी बिजी, क्या बनेगा? आपने कहा हैव वन हैंड्स फुल, आपने दोनों हाथ अपने रखे, तो यानी आप बहुत ज्यादा क्या हो? बिजी हो, आप बहुत ज्यादा बिजी हो। यू कैनॉट हैंडल अनदर सिचुएशन, यू कैनॉट हैंडल, कांट हैंडल अनदर सिचुएशन। कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, कहा जाता है ना दोनों हाथों में लड्डू, तो तीसरा लड्डू कहाँ लोगे? मुंह में। अब चौथा कहाँ लोगे? है ना? हैव वंस हैंड फुल मीन्स हैविंग एज मच वर्क एज वन कैन डू, टू बी वेरी बिजी इज अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द इडियम गिवन। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ इसका, कि आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कर सकते हो उतना आपने किया, और कामों के लिए आपके पास अब स्पेस नहीं है ना? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्य करना। चलिए अब देखिए, छठा जो है आपका रीअरेंजमेंट है, S1 S6 वाला। और मैंने आपको बताया था ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा कम फोकस किया हम लोगों ने, तो मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं। देखिए, द फर्स्ट टाइम द जर्मन एयरप्लेन्स केम ओवर लंडन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ सैटरडे आफ्टरनून। ओके, यानी पहली बार जो जर्मन एयरलाइंस थे वो कब आए थे? एयरप्लेन लंदन में आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सैटरडे आफ्टरनून में। ओके, वी ऑल डैश्ड आउट इन टू द स्ट्रीट टू लुक एट देम, हम सब बाहर आ गए उनकी तरफ देखने के लिए। यानी इससे पहले क्या आना चाहिए देखते हैं। आई वॉज अलोन इन द हाउस विद द सर्वेंट्स, मैं अलग था, अपने घर में सर्वेंट्स के साथ था, नौकरों के साथ था। सडनली पीपल बिगैन शाउटिंग जर्मन एयरप्लेन्स, इतने में हम जो बाहर के लोग थे उन्होंने क्या चलाना शुरू कर दिया? जर्मन एयरप्लेन, जर्मन एयरप्लेन। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन जो था वो बहुत गहरा था, यानी कहने का मतलब है दिन की रोशनी बहुत ज्यादा थी। द रेस्ट ऑफ द फैमिली हैड गॉन डाउन टू द कंट्री साइड फॉर द वीकेंड, जो हमारी जो फैमिली थी ऑलमोस्ट ऑल बाहर गई हुई थी। तो क्या आना चाहिए था? यानी वी ऑल डैश्ड आउट इन द स्ट्रीट टू लुक एट देम, है ना? तो क्या आना चाहिए? द फर्स्ट टाइम द जर्मन एयरप्लेन केम ओवर लंडन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ सैटरडे आफ्टरनून। आई वाज अलोन इन द हाउस विद द सर्वेंट। पी को अगर हम पहले रखते हैं, पी को अगर हम पहले रखें तो आगे देखिए, द रेस्ट ऑफ द फैमिली हैड गॉन डाउन टू द कंट्री साइड फॉर द वीकेंड, सारी फैमिली जो थी वो बाहर गई हुई थी। पी एस, सडनली पीपल बिगन शाउटिंग जर्मन एरोप्लेन्स। क्यू, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। आर, चलो ये तो बना नहीं, अब और देखते हैं। द फर्स्ट टाइम द जर्मन एयरप्लेन केम ओवर लंडन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ सैटरडे आफ्टरनून। क्यू को आगे रखो, आर को आगे रखो, क्या करो? आर को आगे रखो। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। आई वॉज अलोन इन द हाउस विद द सर्वेंट। आर पी, द रेस्ट ऑफ द फैमिली हैड गॉन। आर पी एस, और सडनली पीपल बिगन शाउटिंग जर्मन एयरप्लेन्स। आर पी एस
क्यों, क्या ये है कहीं आरपीएस क्यू? क्या ए वाला सही बन सकता है? देखो मेरे वाला, ये मैंने बनाया, आपके साथ ही बनाया बेटा, मैंने पहले आंसर नहीं देखा, आपके साथ साथ मैं भी चल रहा हूँ। देखिए ध्यान से, द फर्स्ट टाइम द जर्मन एयरप्लेन केम ओवर लंडन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज सैटरडे आफ्टरनून। ये कह रहा है सैटरडे आफ्टरनून की बात चली, तो उसने कहा कि वो जो था सैटरडे आफ्टरनून में जो दिन था वो बहुत ज्यादा डे लाइट वाला था, इट वाज ब्रॉड डे लाइट, यानी बहुत ज्यादा लाइट थी, और मैं अपने घर में मतलब अकेला रह रहा था सर्वेंट के साथ, जो बाकी फैमिली थी वो सारी गई हुई थी। इतने में क्या हुआ, मैंने बाहर आवाज सुनी कि लोग चिल्ला रहे हैं जर्मन जर्मन एरोप्लेन आ गए, जर्मन एरोप्लेन आ गए, तो हम लोग भी उसे देखने के लिए बाहर आ गए, ये मतलब है, यानी इसका ए वाला सही होना चाहिए। बिल्कुल क्लैपिंग कर लिया अपने लिए, क्योंकि आपने मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया होगा, अपने लिए ही क्लैपिंग कर लिया करो, आप इससे खुद भी एनकरेज हो जाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑन वेकेशन इन टेंगियर मोरक्को माई फ्रेंड एंड आई सेट डाउन एट स्ट्रीट कैफे। हम लोग कहाँ बैठ गए? स्ट्रीट कैफे में बैठ गए। At one point he bent over with चलिए पहले लास्ट वाला पढ़ते हैं। Finally a man walked over to me and whispered, "Hey buddy, this guy is your waiter and he wants your order." Okay. On vacation in Tangier, Morocco, my friend and I sat down at street cafe. At one point he bent over with a big smile, showing me a single gold tooth and dingy fez. डिंगी फैज होता है उसकी कैप, डिंगी फैज होता है एक छोटी सी कैप पहनी जाती है, ठीक है। सून आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन स्टैंडिंग अलोंगसाइड मी, यानी इससे पहले ये आना चाहिए, यानी क्यू पी से पहले आना चाहिए, ठीक है। बट दिस वन वुडंट बज, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट वाला करने वाला नहीं था। वी हैड बीन कॉशन अबाउट बेगर्स एंड वर टोल्ड टू इग्नोर देम। हमें बेगर्स के बारे में बताया गया था और हमें उन्हें इग्नोर करना था, यानी एस आर एक साथ आना चाहिए। बट दिस वन वुडंट बज, लेकिन उसने हमें कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करी, तो यानी क्या आना चाहिए देखते हैं अब, चलो देखें। ऑन वेकेशन इन टेंगियर मोरक्को माई फ्रेंड एंड आई सैट डाउन एट स्ट्रीट कैफे। सून आई फेल्ट द प्रेजेंस, क्यू पहले आ जाएगा, क्यू कहीं नहीं है, तो एस को देखो, चलो एस को देखो पहले, क्या देखो? एस को देखो पहले, देखो वी हैड बीन कॉशन अबाउट बेगर्स एंड वर टोल्ड टू इग्नोर देम, हो जाएगा, हमें बेगर्स के बारे में बताया गया था और हमने उसको इग्नोर किया, ओके। फिर सून आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन, एस के बाद क्यू को देखो, चलो देखा आपने, चलो अब देखो स्टैंडिंग अलोंग साइड मी। एट वन पॉइंट ही बेंट ओवर विद मी बिग शोइंग मी अ सिंगल गोल्ड टूथ एंड डिंगी फेस। एस क्यू पी और आर, एस क्यू पी और आर, बट दिस वन वुडंट बज। Finally, a man walked over to me and whispered, "Hey buddy, this guy is your waiter and he wants your order." क्या ये सही है? SQPR सही है। अगर SPQR के हिसाब से चलते तो क्या बनेगा? देखिए, we had been cautioned about beggars and were told to ignore them. Okay. At one point he bent over me, इससे पहले कोई और आना चाहिए था, ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल पहले वाला तो ऑप्शन कट हो गया। PR का देखो, एट वन पॉइंट ही, ये भी नहीं आएगा। SPRQ ये भी नहीं आएगा, SQ, यानी आना चाहिए हमारा D आना चाहिए। देखिए ध्यान से, बिल्कुल, तो तालियां बजाइए अपने लिए, क्योंकि आपने ऑप्शन को सही कर दिया है। SQPR आपका बिल्कुल सही है। देखिए मैं भी आपके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन चाहे मैं नहीं बनाया हूं, क्वेश्चन चाहे मैंने कहीं से भी पिक की हूं, लेकिन मैं भी आपके साथ साथ ही चल रहा हूं, ताकि हम दोनों एक जैसा फील करें। आपको ये ना लगे कि सर ने ऑलरेडी आंसर बता देंगे, हम दोनों एक जैसा फील करें, इस फीलिंग को हम दोनों को महसूस करना है। देखिए ये सबसे आसान होता है PQRS, इसको देखिए। चिल्ड्रन वर बोट सोल्ड फ्रॉम व्हाइट कलर वैगन व्हेन आई वाज लिटिल, टू काइंड्स ऑफ आइसक्रीम। बनाओ अब इसका। चिल्ड्रन वर बोट सोल्ड फ्रॉम व्हाइट कलर वैगन होती है कार्ट टाइप में, घोड़ा गाड़ी टाइप में। व्हेन आई वाज लिटिल, टू काइंड्स ऑफ आइसक्रीम, तो क्या आएगा? व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा होता था, चिल्ड्रन वर बोट टू काइंड्स ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम व्हाइट कलर वैगन। ये नहीं होना चाहिए क्या इसका? देखो आर, व्हेन आई वाज लिटिल आर, चिल्ड्रंस वर बॉट पी, क्या बॉट करते थे? दो तरह की आइसक्रीम, RPS, और सोल्ड फ्रॉम व्हाइट कलर वैगन यानी क्यू, कहां से आती थी वो? RPSQ यानी वैगन से आती थी। RPSQ, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी सी यहां पर सही है। व्हेन आई वाज लिटिल चिल्ड्रन वर बॉट टू काइंड्स ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम व्हाइट कलर वैगन, वो किससे आती थी? व्हाइट कलर वैगन से आती थी, हो जाएगा ये। चले नेक्स्ट पर, चलो। बिफोर एक्सप्लोरिंग दिस जेनरे, इफ यू आर अ बिगिनर, सजेस्ट यू नो अ फ्यू थिंग्स इन अ फिलोसॉफिकल जेनर। Okay, if you are a beginner in a philosophical genre, I suggest you know a few things before exploring this genre. क्या मैं सही हूं? आप अपना बनाओ, मैंने मेरा बना लिया, आप अपना बनाओ, और वो बिल्कुल सही बनेगा। I'll give you 10 seconds time, okay? 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1, okay? I have already completed the time. मैंने आपको पूरे 10 seconds दिए हैं, तो बनाओ अब इसका। Before exploring this genre, if you are a beginner, suggest you know a few things in a philosophical genre. देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? अगर तुम बिगिनर हो, इफ यू आर अ बिगिनर, यानी क्यू पहले आ गया। अब किस में बिगिनर हो? इन अ फिलोसॉफिकल जनरल, तो यानी एस बाद में आ गया।
तो आई क्या करूंगा, आई बिफोर एक्सप्लोरिंग दिस जनरे सजेस्ट यू नो अ फ्यू थिंग्स, आई सजेस्ट यू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं, तुम्हें कुछ चीजें पता होना चाहिए बिफोर एक्सप्लोरिंग दिस जनरे, यानी इस जनरे को एक्सप्लेन करने से पहले तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्यू एस आर पी यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। इफ यू आर अ बिगिनर इन अ फिलोसॉफिकल जनरे आई सजेस्ट यू नो अ फ्यू थिंग्स बिफोर एक्सप्लोरिंग दिस जनरे, हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा ये वाला। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। मोस्ट गिफ्टेड एनालिस्ट एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द एनालिटिकल इंजन, आई ब्रॉट विद मी द ड्राइंग्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर। चलो बनाओ इसका, बनाओ इसका, क्या बनाओगे? देखो आर या एस में से पहले रखने की कोशिश करो, आर तो होगा नहीं, पहले एस को रखो। एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर आई ब्रॉट विद मी द ड्रॉइंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द एनालिटिकल इंजन मोस्ट गिफ्टेड एनालिस्ट, नहीं, एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर आई ब्रॉट विद मी द ड्रॉइंग्स, क्या आएगा? एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर, एस पहले आ गया, आई ब्रॉट विद मी द ड्रॉइंग्स, आर दूसरे पे आ गया, एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर पी रखने की कोशिश करो, फिर आर रखने की कोशिश करो, फिर क्यू रखो, ऐसे बनाओ इसको, एस पी आर क्यू बनेगा क्या? एस पी आर क्यू, डी वाला ऑप्शन सही बन रहा है क्या? एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर मोस्ट गिफ्टेड एनालिस्ट आई ब्रॉट विद मी द ड्रॉइंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द एनालिटिकल इंजन, बिल्कुल ये बन सकता है क्या? डी वाला ऑप्शन बन सकता है क्या? देखते हैं हम लोग, डी वाला बिल्कुल हमारा सही है, टिंग टोंग, हम लोग सही चल रहे हैं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर, किसकी रिक्वेस्ट पर? जो कि क्या है, गिफ्टेड एनालिस्ट है, उसकी रिक्वेस्ट पर मैं क्या लेके आया? ड्राइंग लेके आया और एक्सप्लेनेशन लेके आया इस एनालिटिकल इंजन के बारे में, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चले नेक्स्ट पर। अब देखिए आपने यहाँ पर रीअरेंजमेंट करा था, अब आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या आ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं अभी तक आपके साथ चल रहा हूं, चलिए। वर्क एट द डैश ऑफ योर कंसाइंस, यानी वर्क एट द डैश ऑफ योर कंसाइंस, यानी कहने का मतलब है तुम अपने बिहाफ पर वर्क करो, अपने कंसाइंस से, यानी अपनी बुद्धि से काम करो। क्या हो जाएगा इसका? बिहेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, प्रूफ, रिक्वेस्ट। अब चूंकि फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो चुके हैं और वर्ड्स को देखते हुए आपको पता चल गया हमें फोकस करना है किस पे? वोकैब पे। वी हैव टू फोकस ऑन वोकैब। वर्क एट द डैश ऑफ योर कंसाइंस, बिहेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, प्रूफ, रिक्वेस्ट। वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस, प्रूफ ऑफ योर कंसाइंस, ये दोनों तो आएंगे नहीं। एक्नॉलेजमेंट या बिहेस्ट पे कुछ आना चाहिए, बनाओ अब। बिल्कुल यहां पर बिहेस्ट आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बिहेस्ट इज अप्रोप्रिएट हियर, एज बिहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर और कमांड, यानी अपने मन से, अपने मन के ऑर्डर से, यानी कहने का क्या मतलब है? ऑर्डर या ऑर्डर से, या हम कह सकते हैं कमांड से, यानी अपने चिंतन से। कैसे? अपने चिंतन से, अपने मन से, अपने मन से इस काम को पूरा करो, यानी जो तुम्हारा मन कह रहा है ना उसके हिसाब से चलो, आप किसी और की मत सुनो। यू जस्ट लिसन टू योर ओन हर्ट, योर ओन माइंड, योर ओन इनर वन, है ना? चलिए। द जज आस्क द लॉयर टू बी कंसिस्टेंट विद डैश इन द केस, क्या है? द जज आस्क्ड द लॉयर टू बी कंसिस्टेंट विद डैश इन द केस, टेस्टिमनी, सरप्राइज, प्रूफ या एविडेंस, क्या होगा इसका? बनाओ। The judge asked the lawyer to be consistent with dash in the case, testimony, surprise, proof. The judge asked the lawyer to be consistent with testimony in the case, surprise in the case, proof in the case या evidence in the case. The judge asked the lawyer to be consistent with the evidence in the case आएगा, proof आएगा, surprise आएगा। surprise तो आना नहीं चाहिए, proof देखो, proof आना चाहिए क्या? proof को देखो एक बार, आना चाहिए क्या proof? testimony, चलो इसका डी आना चाहिए। एज पर द सेंटेंस एविडेंस इज करेक्ट हियर। एविडेंस का क्या मतलब होता है? सबूत। तो जज ने ऑर्डर दिया, किसको? वकील को ऑर्डर दिया कि भाई जो तू सबूत पेश कर रहा है ना, सबूत जो भी हमारे आगे ला रहा है उसके साथ कंसिस्टेंट रहना, उसको प्रूव कर। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि एक सबूत तेरा प्रूव नहीं हो रहा, दूसरा सबूत लाके तू अपने यहाँ गिर रहा है, तो ये चीजें मत करना, तो कंसिस्टेंट रहे अपने सबूतों को लेकर, है ना? एज पर द सेंटेंस एविडेंस इज सुटेबल हियर, एज एविडेंस मीन्स अ विजिबल साइन ऑफ समथिंग, और सबूत जिसे हम बोलते हैं that is presented to a court of law or to help the find the truth about something, and the sentence is talking about the judge hearing the court, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एविडेंस यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि यही एक उससे रिलेटेड है। If Vishal can afford a new car, his business must be dash.
अगर विशाल नई कार अफोर्ड कर पा रहा है तो सीधी सी बात है उसका बिजनेस क्या करता होगा। देखिए उसका बिजनेस इंक्रीज कर रहा होगा, लुकिंग अप कर रहा होगा, ऊपर देख रहा होगा, फ्लरिशिंग कर रहा होगा, या डैम्पनिंग कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, बनाओ इसका। बड़ा अच्छा, मैंने मतलब बहुत अच्छे आपको सेलेक्टिव वर्ड्स दिए हैं। विशाल कैन अफोर्ड अ न्यू कार, हिज बिजनेस मस्ट बी डैश। क्या उसका बिजनेस क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे। मैं क्या अफोर्ड कर पा रहा हूं, विशाल क्या अफोर्ड कर पा रहा है, एक कार अफोर्ड कर पा रहा है। तो यानी कि सीधी सी बात है, यानी जो भी चीज चल रही हो कैसी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। यानी नो साइन ऑफ नेगेटिव। क्या है मेरे बच्चे, नो साइन ऑफ नेगेटिविटी। अब जब कोई भी साइन नेगेटिविटी का नहीं है तो यानी हमें ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो पॉजिटिविटी दिखाता हो। अब चूंकि यहां क्या है, बिजनेस रिलेटेड बात चल रही है। किस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड। तो बिजनेस के लिए हम इंक्रीजिंग यूज नहीं करते, बढ़ता। लुकिंग अप तो बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर देखना। डैम्पनिंग मतलब नीचे गिरना, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। और फ्लरिशिंग यहां जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ही क्या होता है, इंक्रीजिंग। और फ्लरिशिंग जो बेसिकली यूज होता है वो होता है फलना या फुलना। क्या बोलते हैं हम इसको, फलना फुलना। क्या बोलते हैं, फलना फुलना। फलना फुलना मतलब टू गेट, टू इंक्रीज इन समथिंग, है ना। तो यहाँ फलना फुलना यानी फ्लरिशिंग जो वर्ड है वो आपका बिजनेस के लिए यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो मेरा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, बढ़ रहा है। क्या है, सीधा सा मतलब बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। तभी तो मैं कार अफोर्ड कर पा रहा हूँ, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्लरिशिंग। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। एज पर द सेंटेंस फ्लरिशिंग इज अप्रोप्रिएट हियर एज अ फोर-हैंडेड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड फ्लरिशिंग। देखो ठीक है। रेखा डैश अबाउट द स्टार्स ऑफ द स्काई, वंडरिंग, वंडर्स फॉर, वंडर, वंडर। रेखा वंडर अबाउट द स्टार्स अप इन द स्काई, वंडरिंग अबाउट द स्टार्स अप इन द स्काई, या वंडर्स फॉर, या वंडर फॉर। वंडर मतलब क्या होता है, वंडर, WONDR। वंडर तो होता है अजूबा, तो सी वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। वंडर्स फॉर, वंडरिंग या वंडर में से लगाओ। सी वाला तो मैंने आपके लिए खत्म कर दिया। चलो वंडर, वंडर, वंडरिंग, वंडर्स फॉर। चलो देखते हैं, यहाँ पर वंडर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वंडर अबाउट इज एप्ट हियर एज वंडर मीन समथिंग और समथिंग दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। वंडर क्या होता है, अजूबा, सरप्राइजिंग। और देखो वहां पर 3 वर्ड वंडर थे। क्या थे मेरे बच्चे, वंडर थे। इसलिए तो कहता हूं ना, मेरी बात को सुना करो लेकिन अपनी भी तो चलाया करो ना यार। वंडर का मतलब होता है क्या, ऐसा व्यक्ति, घुमक्कड़ व्यक्ति, या मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ठिकाना ना हो, जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहे। तो यार वंडर वाले ऑप्शन तो सारे ही गलत हो गए ना। 3 ऑप्शन मैंने आपको जब तो कहा, यू गेट कंफ्यूज। वंडर का क्या मतलब है, वंडर का मतलब होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह तक वंडर घूमता रहता है। वंडर तो ये हो गया, आप सब में वंडर था लेकिन एक में वंडर था। वंडर यानी सरप्राइजिंग वे। कैसा वे, सरप्राइजिंग वे। तो यहां पर वंडर सही है मेरे भाई, वंडर यहां पर बिल्कुल सही है। यही तो बात है ना। चलो, विद अ ब्लड टेस्ट अ डॉक्टर वॉज एबल टू डैश द वुमेन्स प्रेगनेंसी। हमने पहले किया था, फिर भी आप एक बार फिर से कर रहे हैं। विद अ ब्लड टेस्ट अ डॉक्टर वॉज एबल टू डैश द वुमेन्स प्रेगनेंसी। क्या है, या आपने किया था ऑलरेडी, यहाँ क्या आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट के थ्रू ही जो डॉक्टर थे उनको कंफर्म कर पाए। क्या कंफर्म कर पाए, वुमेन्स की प्रेगनेंसी को, है ना। ये हो जाएगा, देखिए क्या अगले वाले। ठीक है, दे शुड डैश अपॉर्चुनिटीज एज दे आर आई। क्या है, दे शुड क्रीज, गेट, सीज या बी हेड। क्या आएगा, लपकना। मैं मतलब आपको बताता हूं, यहां लपकना। अब देखो यहां लपकने के लिए क्या आ सकता है, दे शुड लपक द अपॉर्चुनिटीज एज देयर आइज। तो क्या आएगा, सीज करना। क्या आएगा मेरे बच्चे, सीज करना। सीज करने का क्या मतलब होता है, अपॉर्चुनिटीज को लपकना। क्या होता है, ग्रैब करना। सीधा सा मतलब क्या है सीज का, ग्रैब करना। क्या होता है, ग्रैब करना, लपक के ले लेना, है ना। सीज इज अप्रोप्रिएट हियर एज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेंटेंस। इट मींस टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ, टू मेक यूज ऑफ समथिंग, और टू मेक यूज ऑफ समथिंग। यानी हमें सामने वाली चीज के बारे में प्रॉपरली पता है और हमें पता है उस चीज का कब हमें इस्तेमाल करना है। तो यहां पर सीज बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, his teacher dash an explanation of his conduct with his other classmates. क्या कहता है, his teacher called for an explanation, called to an explanation, called, asked an explanation या send to an explanation of his conduct with his other classmates। यानी कहने का, conduct का मतलब होता है व्यवहार। conduct का क्या मतलब है, व्यवहार, नेचर। अब ये क्या कहता है, हिज टीचर डैश एन एक्सप्लेनेशन। उसके टीचर ने एक्सप्लेनेशन मांगी, किसके लिए मांगी, उनका जो व्यवहार है, उस बच्चे का जो व्यवहार है अदर क्लासमेट्स के साथ। यानी कुछ गलत किया होगा उसने, कुछ गलत किया होगा, तो उससे उस व्यवहार का उन्होंने सब वो मांगा कि भाई क्यों किया तुमने, तो बताओ अब क्या आएगा। कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, कॉल्ड टू, ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है, तो कैसे बनाएंगे इसका, कॉल्ड फॉर, कॉल्ड टू एन एक्सप्लेनेशन, या आस्क्ड। आस्क्ड यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, सेंड टू बिल्कुल नहीं आएगा। बनाओ कॉल्ड फॉर या कॉल्ड टू आएगा कि क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा कॉल्ड फॉर। क्या होता है, कॉल्ड के साथ याद रखना, कॉल्ड फॉर
जो यूज होता है वो होता है आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, आस्क्ड फॉर समथिंग। हम यहाँ समथिंग एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ समथिंग, आस्क फॉर समथिंग यानी रीजन, रीजन ऑफ एनीथिंग, है ना। तो यहां आस्क्ड, आस्क्ड हो गया, उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो गया, फॉर, सॉरी कॉल्ड, कॉल्ड के साथ किसका हो गया, फॉर का, ठीक है। जैसे कॉल्ड फॉर इज एप्रोप्रिएट हियर, एज कॉल्ड फॉर मींस डिमांडेड और रिक्वायर्ड विच इज टोटली एप्ट हियर, है ना। मैंने बता दिया ना आपको, आस्क्ड फॉर समथिंग यानी डिमांडेड, आपकी डिमांड क्या है कि भाई मेरी डिमांड है कि तू इसका आंसर दे कि तूने और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तेरा ये व्यवहार जो था उसका रीजन क्या है। अगला देखिए, अर्जुन वाउड टू डैश हिज सन अभिमन्युज डेथ, अर्जुन वाउड टू डैश his son Abhimanyu's death, vengeance, अर्जुन vowed to vengeance break, vowed का मतलब होता है कसम खाना, क्या होता है कसम खाना, तो क्या हो जाएगा vowed, क्या बना हो गया, अर्जुन vowed to dash his son Abhimanyu's death, vengeance break avenge या revenge, क्या बनेगा, क्या मतलब होता है इसका, देखिए अर्जुन वाउड, उसने कसम खाई कि मैं क्या करूंगा, अपने भाई, अपने बेटे का मौत का क्या लूंगा, बदला लूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एवेंज आ जाएगा। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, क्या होता है, एवेंज इज अ वर्ब which is appropriate here, as is avenge is to punish a wrong doing with the intent of seeing justice done. So according to the sentence, the death of Abhimanyu triggered Arjun to avenge him, है ना। avenge का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति ने कुछ गलत किया है उसका बदला लेना, ठीक है। रिवेंज का मतलब तो ये होता है कि सामने वाले ने आपके साथ जैसा किया आपने उसका बदला लिया, है ना। रिवेंज का मतलब अच्छाई नहीं होती, लेकिन एवेंज का अच्छाई के लिए, सीधा सा बात है, ए से याद रख लो अच्छाई, ए से याद रख लो अच्छाई, है ना। एवेंज होता है कुछ गलत हुआ, कुछ गलत का बदला लेना अच्छाई पे, ठीक है। लेकिन रिवेंज का मतलब होता है सामने वाले ने कुछ किया उसका रिवेंज लेना, उसका बदला आपने लिया, ठीक है। यहां ब्रेक और वेंजिनेंस ऑलमोस्ट और इससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थे आपके आज के 18 जो ये थे आपके आज 18 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपके कुछ थे क्या बोलते हैं रीअरेंज थे, और फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे पसंद आए होंगे, ठीक है। तो ये थी आज आपकी क्लास, उसके बाद आपकी जो क्लासेस होंगी वो अलग होंगी बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा तैयार रहिए अगली क्लासेस के लिए। आप लोग फिजिक्स की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आगे आपकी मैथ्स की स्टार्ट हो जाएगी। मैथ्स के भी हमारे सर आ चुके हैं कहीं ना कहीं से, तो भाई हमने मैथ्स का भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसका भी देख लेंगे हम लोग, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारी वीडियोस जो हैं वो देखते होंगे, इन पे कमेंट करते होंगे और इन व्यूज़ आप पूरे देते होंगे, ठीक है बेटा। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।